एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम ऑन माय चैनल। सो आज हम करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। इससे पहले हमने हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योर और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे जो टेलर के थे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक टेक्निक से। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक है वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हमें टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, टेलर ने इस टेक्निक के अंदर क्या बोला कि आपको जो फैक्ट्री का वर्क है उसको दो चीजों में, दो डिपार्टमेंट में आपको क्या कर देना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा आपको क्या कर देना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर देना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कहते हैं अगर हम प्लानिंग भी एक ही होगा और प्रोडक्शन भी एक ही होगा तो जो भी आपके वर्कर्स होंगे अगर वो प्लानिंग भी करेंगे तो वो प्रोडक्शन कब करेंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा उनको ओवरबर्डन ना करो, प्लानिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बना दो और आपके प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट जो बना दो वो क्या बना दो, अलग। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो हमारे 8 मिनिमम स्पेशलिस्ट जो थे उनको रखा। उन्होंने 8 मिनिमम स्पेशलिस्ट क्यों रखा, क्योंकि जो एक, अगर आप सपोज करो एक ही स्पेशलिस्ट रखोगे तो सारा का सारा काम एक स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मिनिमम 8 उन्होंने कहा स्पेशलिस्ट होने ही चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो स्पेशलिस्ट होंगे ये क्या करेंगे, ये जो वर्कर है उसको सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे कि काम किस तरीके से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्पेशलिस्ट की। तो नंबर 1 आता है हमारे पास रूट कलर। अब रूट कलर क्या होता है, तो रूट कलर बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि फिक्स करेगा, वो क्या फिक्स करेगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। किसी भी जॉब को करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो आपको बताएगा। अब वो जॉब कोई भी हो सकती है, मैनुअली भी, आप हाथों से जो जॉब कर रहे हो उसके भी आपको बताएगा। अगर मशीन के थ्रू करना है, आपको मैकेनिकल जॉब है तो भी आपको बताएगा कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली आपका रूट बता रहा है, रूट मतलब कि आपको सीक्वेंस ऑफ क्या बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है। क्लियर। पहला। सेकेंड आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर कौन सा होता है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, जर्नल इंस्ट्रक्शन। एक काम को करते हुए आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आपको कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर बताएगा। ठीक है। थर्ड आता है आपके पास टाइम एंड कॉस्ट कलर। अब टाइम एंड कॉस्ट कलर का आपके पास क्या होगा, ये आपके लिए क्या करेगा, फिक्सअप करेगा टाइम को फिक्सअप करेगा कि आपको जॉब कब स्टार्ट करनी है और आपकी जॉब कब क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको क्या बताएगा, टाइम बताएगा, स्टार्टिंग ऑफ द जॉब और कंप्लीशन ऑफ द जॉब आपने कब करना है। और साथ साथ में कॉस्ट कलर भी है, तो ये आपके लिए क्या बनाएगा, कॉस्ट शीट बनाएगा कि आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए कैसे वो कॉस्ट बनी, तो उसके लिए कॉस्ट शीट भी बनाएगा। क्लियर। फिर आता है डिसिप्लिनेरियन। अब यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है कि जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि सारी की सारी जॉब ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में आपकी होनी चाहिए। जो जो आपको बोला गया वैसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपका सारा का सारा क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो नंबर 1 आता है वो आता है हमारा गैंग बॉस। अब गैंग बॉस का क्या काम होता है, गैंग बॉस जो है वो अरेंज करके रखता है सारी की सारी मशीन, सारे के सारे टूल, सारे के सारे इक्विपमेंट्स एक ही जगह पर, ताकि आपको काम करने में क्या ना हो सके, देरी ना हो सके। तो अरेंजेस ऑल मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दी जॉब, ताकि वर्क जो है वो आपका क्या ना हो सके, डिले ना हो सके। अब आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस आपका क्या करता है, स्पीड बॉस कहता है कि आपका जो काम है वो आपका क्या ध्यान रखेगा कि जिसके अंदर वर्कर्स आ रहे हैं उनका काम जो है टाइम पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या इंश्योर करेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। थर्ड आता है रिपेयर बॉक्स। अब रिपेयर बॉक्स क्या करेगा, मशीन्स को रिपेयर करेगा। तो सपोज अगर कोई मशीन खराब होगी तो उसका काम क्या होगा, उस मशीन को फटाफट से रिपेयर करके दोबारा से वर्किंग कंडीशन में लेकर आ जाना। तो इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। वो ये इंश्योर करेगा कि जितने भी मशीन्स है, जितने भी टूल्स है वो वर्किंग कंडीशन में सारे के सारे हों। फिर आते हैं इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर वो होता है जो क्वालिटी चेक करता है। प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कौन ध्यान रखेगा, हमारा इंस्पेक्टर जो है वो क्या रखेगा, ध्यान रखेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या थे, 8 जो है वो क्या थे, स्पेशलिस्ट थे, जिनको हमने एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब
मतलब होता है इट रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए अब आप क्या डेवलप करो, एक स्टैंडर्ड जो है वो क्या करोगे, डेवलप करोगे। तो अगर आपने एक रॉ मटेरियल परचेज करना है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल भी एज पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो टूल्स यूज करोगे वो भी एज पर द स्टैंडर्ड। मतलब हर एक बिजनेस एक्टिविटी जब आप इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करोगे, हर किसी में एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एज पर दी स्टैंडर्ड बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप क्वालिटी देखो उसकी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होना चाहिए जो दो सेम प्रोडक्ट है वो साइज में भी सेम होने चाहिए, ठीक है, और आपकी वेट में भी सेम होनी चाहिए। तो अगर आपके पास दो फोन है सेम कंपनी के, तो अगर आप देखोगे दोनों फोन ना सेम ही होते हैं, वेट भी उनका सेम होता है, दिखने में भी सेम होते हैं, ठीक है, टाइप भी उनकी सेम होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करी हुई है उन्होंने, ठीक है। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। कहते हैं आपको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई भी करना चाहिए वर्क को। अब सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि कहते हैं कई लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और ना ही कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है और उससे क्या होता है उनका मैक्सिमम जो है प्रॉफिट भी नहीं हो पाता। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी अननेसेसरी आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है प्रोडक्ट में, उसे क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो। तो जैसे सपोज करो कि कोई भी एक कंपनी है जो वैरायटी ऑफ क्या बनाती थी, प्रोडक्ट बनाती थी पहले, अब वो क्या कर रही है, 10 प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है वैरायटी के सिर्फ 2 वैरायटी के प्रोडक्ट बनाएगी, जिससे क्या होगा उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और उसको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। तो डाइवर्सिफिकेशन जो अननेसेसरी है उसको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टैंडर्डाइजेशन भी करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन भी करनी चाहिए। क्लियर। थर्ड आता है हमारे पास टेक्निक है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या होती है, वर्क स्टडी इंश्योर करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना मिनिमम कॉस्ट पे। मतलब आप प्रोड्यूस क्या करो, ज्यादा करो, आपकी कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, और जितने भी आपके पास फैक्टर्स है, जितने भी आपके रिसोर्सेज है, उनसे आप बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ले सको। क्लियर। अब इसके अंदर आपके पास टोटल जो है 4 स्टडीज जो है वो उन्होंने बता रखी है। नंबर 1 हम बात करते हैं फटीग स्टडी। तो फटीग स्टडी क्या होती है, तो फटीग स्टडी पहले तो होती क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फटीग स्टडी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। हमें ये देखना कि कितनी रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमें देनी है, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल्स की, और कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल एक जॉब के अंदर आपको देने चाहिए। तो जैसे हमारे स्कूल्स है, तो स्कूल में रिसेस पीरियड होता है, इंटरवल होता है 30 मिनट्स का, है ना। ऐसे ही एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए भी आपको क्या दिया जाता है, एक रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। अब ये रेस्ट इंटरवल कैसे डिसाइड होगा, तो आपने ऐसा नहीं करना कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने आप को देख के, अपनी इंट्यूशन से, अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड कर लेना है आपने अपना रेस्ट इंटरवल। नहीं, आपने क्या करना है, कोई भी एक एवरेज वर्कर देखना है, तो उस एवरेज वर्कर को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो एवरेज वर्कर जब एक पर्टिकुलर जॉब करता है तो वो एक पर्टिकुलर जॉब में कौन से टाइम पे वो क्या हो जाता है, पूरा थक जाता है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। वहां पे वो क्या करता है, अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पा रहा, अब काम नहीं कर पा रहा, तो इट मीन उसको अब क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी फटीग स्टडी बोल देते हैं, जहां पे क्या चाहिए होता है, कि इंडिविजुअल को क्या चाहिए होता है, रेस्ट। अब वो एवरेज वर्कर को देखेंगे हम कि उसे कितना रेस्ट चाहिए, कितने एक अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, कितने रेस्ट इंटरवल आपको चाहिए, 1 रेस्ट इंटरवल चाहिए, 2 चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 20 मिनट्स होनी चाहिए, 30 मिनट्स होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फटीग स्टडी करोगे। बेसिकली क्या होती है, मेथड स्टडी मतलब होता है कि एक बेस्ट मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है, जिससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका क्या होगा, बेस्ट यूज होगा। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो होते हैं 2 टाइप के क्या होते हैं मेथड, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अगर आप लेबर इंटेंसिव करोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो आप उसको यूज करोगे, अगर कैपिटल इंटेंसिव से आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट मेथड जो है उसे क्या करना है, यूज करना है, कि कौन से मेथड को यूज करके आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और कॉस्ट जो है वो क्या लगती है, मिनिमम लगती है। थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी बेसिकली क्या होता है, टाइम स्टडी होता है स्टैंडर्ड टाइम एक जॉब को करने के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है।
स्टैंडर्ड टारगेट कितना आना चाहिए जॉब का। तो अगर आप मुझे बताना है कि एक जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसके लिए भी मैं क्या करूंगी, वही हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करना, अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाना। हमें क्या करना है, बंदे के ऊपर स्टडी करनी है, किसी भी पर्सन के ऊपर, वर्कर के ऊपर क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो कोई भी इंडिविजुअल ले लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, एक स्टॉप वॉच ले लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक स्टॉप वॉच ले लेनी है। आपने देखना है कि जैसे वो स्टार्ट करेगा काम, आपकी स्टॉप वॉच भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट। जैसे ही कंप्लीट कर लेगा वो अपना टास्क, आपकी स्टॉप वॉच भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाए। तो आपने क्या देखना है कि वो एक पर्टिकुलर काम को कितने टाइम पे करता है, और ये चीज आपने 100 टाइम्स जो है वो क्या करनी है, रिपीट करके देखनी है, और फिर उसका एवरेज टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एवरेज टाइम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, कि एक स्टैंडर्ड टारगेट आपके पास कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या डिटरमाइन होता है, नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर। तो स्टैंडर्ड टाइम से आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपको रिक्वायर है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या थी, टाइम स्टडी। हमारे पास मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी क्या डिटरमाइन करता है, मूवमेंट ऑफ अ वर्कर, कि वर्कर जो है वो कितनी मूवमेंट्स कर रहा है जॉब को करते हुए। इट मीन्स वो कितनी बार अपनी सीट से खड़ा होता है, कितनी बार वो चीजों को लेने के लिए बेंड करता है, वो होता है हमारा मोशन। ठीक है, वो कितनी बार मूवमेंट्स करता है जॉब को कंप्लीट करने के लिए। मूवमेंट भी दो होती है, तो मूवमेंट एक होगी प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक होगी आपकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो मोशन स्टडी में बेसिकली हमें क्या करना है, जितनी भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होती हैं उन्हें क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, उन्हें हटा देना है, सारी की सारी जितनी भी वेस्टफुल मूवमेंट्स है उन्हें क्या करना है, हमने कम कर देना है। तो वो भी हम क्या करेंगे, एक वर्कर है, ऐसे ही आपने मोशन स्टडी नहीं कर देनी, वो भी आपने क्या करना है, एक वर्कर लेना है, एक वर्कर का एवरेज देखना है, मूवमेंट्स कितनी मूवमेंट कर रहा है, 100 टाइम्स उसको दोबारा से स्टडी करना है, फिर आपने एक एवरेज मूवमेंट निकाल देनी कि एक वर्कर कितनी मूवमेंट करता है। अब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो सपोज करो मुझे कोई काम करने के लिए टूल चाहिए और टूल बॉक्स जो है वो नीचे बार बार मुझे क्या होना पड़ रहा है, बेंड होना पड़ रहा है। तो नीचे रखने की बजाय मैं अपने सामने जो है वो टूल बॉक्स रखूंगी ताकि मुझे बार बार क्या ना होना पड़े, बेंड ना होना पड़े। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास हमारी मोशन स्टडी। तो बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर आपके पास क्या होती है, 4 स्टडी होती है जो क्या करती है, इंश्योर करती है कि आपका प्रोडक्शन जो वो मैक्सिमम हो और आपकी कॉस्ट जो लगे वो क्या लग जाए, मिनिमम लग जाए। आता है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है कि डिफरेंट रेट ऑफ वेज देना आपको एफिशिएंट वर्कर को और इनएफिशिएंट वर्कर को। जो वर्कर एफिशिएंट होगा उसको आपको ज्यादा पे करना है और जो वर्कर इनएफिशिएंट होगा उसे आपको क्या करना है, कम पे करना है। अब इससे होगा क्या, कहते हैं जब आप एक्स्ट्रा वेजेस दोगे एफिशिएंट वर्कर को तो जो एफिशिएंट वर्कर जो होगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटिवेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर था, जो इनएफिशिएंट वर्कर था वो क्या करेगा, और ज्यादा फिर क्या करेगा, मेहनत करेगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो अपने साथ वाले वर्कर को देखेगा, एफिशिएंट वाले को, कि उसने प्रोडक्ट ज्यादा बनाया, उसको वेजेस भी क्या मिले ज्यादा। तो ये भी मोटिवेट होगा इनएफिशिएंट वाला कि मैं भी ज्यादा क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करूंगा तो मुझे भी वेजेस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो अगर पेमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस होती है तो हमेशा क्या होगा, आपके पास प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। क्योंकि हमारे अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी, और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या होगा, फायदा होगा। जो 5th टेक्निक आती है वो आती है मेंटल रेवोल्यूशन। अब टेलर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए मेंटल एटीट्यूड वर्कर और मैनेजमेंट का। अब वर्कर और मैनेजमेंट को एक दूसरे के टूवर्ड्स जो है अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ना राइवल से होते हैं अपने एक दूसरे के लिए। क्योंकि वर्कर सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है उससे बहुत काम करवाता है, उसे ओवरबर्डन कर देता है, और मैनेजमेंट सोचता है वर्कर तो कुछ भी नहीं करता, वो तो गुड फॉर नथिंग है। तो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं आप लोगों को दोनों को अपना जो आपने एटीट्यूड बना रखा है एक दूसरे के लिए वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आपको कॉपरेशन लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, मिलजुल के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप मिलजुल के काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सो ये सारी की सारी हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो हो जाता है खत्म। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।